Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. This is 2020 English series with practice at 37. Please वीडियो को लाइक और शेयर करें and do not forget to subscribe the channel. Press the bell icon. Let us see the first question of this video. Which of the following might be represented by pastoral poetry? Question is here that कि पेस्टोरल पोएट्री के कुछ फीचर्स की बात की जा रही है, तो वो कौन कौन से फीचर्स से देख लेते हैं, या ऐसी क्या चीजें जो हम पेस्टोरल पोएट्री में फाइंड आउट करते हैं. That is, shepherd and shepherdesses who fall in love and engage in singing contest. तो जो पेस्टोरल पोएट्रीज होते हैं उसमें दिखाया जाता है कि जो शेफर्ड्स और शेफर्डेस होते हैं, they were fall in love और also they were doing singing. तो उनको सिंगिंग कॉन्टेस्ट करते हुए दिखाए जाते हैं, सिंगिंग में पार्टिसिपेट करते हुए दिखाए जाते हैं. साथ में ये भी दिखाया जाता है कि हाउ दे फॉल इन लव. सेकेंड जो फीचर्स देखने को मिलता है, दैट इज अ सेलिब्रेशन ऑफ द ह्यूमिलिटी, कंटेंटमेंट एंड सिंप्लिसिटी ऑफ लिविंग इन द कंट्री. तो जो सेलिब्रेशन और कंटेंटमेंट की जो ह्यूमिलिटी और कंटेंटमेंट की सेलिब्रेशन है वो देखने को मिलता है. मतलब हाउ दे वर ह्यूमिलाइज, कैसे वो उनकी इंसल्ट होती है और किस तरह से वो कंटेनमेंट को प्रेजेंट करते हैं, और साथ में किस तरह से वो सिंपल लाइफ जीते हैं, वो भी विलेज में. तो पेस्टोरल पोएट्री में क्या क्या देखेंगे? शेफर्ड एंड शेफर्डेस हु फॉल इन लव एंड एंगेज इन सिंगिंग कॉन्टेस्ट. Second, a celebration of the humility, contentment, and simplicity of living in the country. So these things we will find out in the pastoral poetry. Question number 2. The churchyard of St. Paul's Cathedral was well known for its bookshops. तो यहाँ पे सेंट पॉल्स कैथेड्रल की बात की जा रही है, जो फेमस है, बुक शॉप के लिए फेमस है, याद रखेंगे. तो सेंट पॉल्स कैथेड्रल के जो चर्चयार्ड है वो किस चीज के लिए जाने जाते हैं? बुक शॉप्स के लिए जाने जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. हु ओन्ड द राइट्स टू अ थिएट्रिकल, यहाँ पे स्क्रिप्ट होगा, मिस स्पेल्ड हो गया टी. तो क्वेश्चन ये है कि हु ओन द राइट्स टू अ थिएट्रिकल स्क्रिप्ट्स. जो भी थिएट्रिकल स्क्रिप्ट्स वगैरह एट द टाइम लिखे जाते थे, तो उसका अधिकार जो होता था, उसका राइट किसे मिलता था? तो एक्टिंग कंपनी को मिलता था, जिस एक्टिंग कंपनी के लिए वो स्क्रिप्ट लिखे जाते थे. सपोज दैट कोई राइटर है और उसने स्क्रिप्ट लिखा है और वो अपनी स्क्रिप्ट किसी थिएटर के लिए लिख रहा है, तो उस स्क्रिप्ट का जो राइट मिलता था वो एक्टिंग कंपनी को मिलता था, जिस एक्टिंग कंपनी से वो थिएटर बिलोंग करता था. क्वेश्चन नंबर 4. शॉर्ट प्लेस कॉल्ड डैश डैश स्टेज डायलॉग्स ऑन रिलीजियस, मोरल एंड पॉलिटिकल थीम्स were performed by playing companies before the constructions of public theaters. तो here is question that कि जो शॉर्ट प्लेस हैं वो कौन से शॉर्ट प्लेस हैं जो स्टेज डायलॉग्स परफॉर्म किए जाते थे रिलीजियस, मोरल या पॉलिटिकल थीम्स पे? तो देवर इंटरल्यूड्स. इंटरल्यूड्स क्या होते हैं? एक शॉर्ट प्लेस होते हैं जो प्लेस के बीच में परफॉर्म किए जाते थे, और ये एंटरटेन करने के लिए जो स्पेक्टेटर होते थे, ऑडियंस होते थे, उन्हें एंटरटेन करने के लिए इंटरल्यूड्स जो है प्ले के बीच में परफॉर्म किए जाते थे, या किसी फेस्टिवल वगैरह में परफॉर्म किए जाते थे, और इनके जो थीम्स होते थे, रिलीजन होता था, मॉरल होता था और पॉलिटिकल होता था. क्वेश्चन नंबर 5. To what subgenre did the Senecan influence give rise, as evidenced in the first English tragedy Gorboduc or Ferrex and Porrex? It was revenge tragedy. तो जो सेनेकन प्रभाव देखने को मिलता है इंग्लिश लिटरेचर में, तो कौन सा जॉनर है जो सेनेकन प्रभाव की वजह से इंग्लिश लिटरेचर में देखने को मिलता है? जस्ट लाइक गॉर्बोडक इज द एग्जांपल ऑफ दैट. और गॉर्बोडक का ही सेकंड टाइटल है फेरेक्स एंड पोरेक्स. तो दिस इज रिवेंज ट्रेजेडी. गॉर्बोडक क्या है? रिवेंज ट्रेजेडी का एग्जांपल है, और रिवेंज ट्रेजेडी का
जो ये जॉनर है रिवेंज ट्रेजेडी, ये सेनेकन इन्फ्लुएंस का ही इफेक्ट है, रिजल्ट है। और गॉर्बोडक का सेकेंड टाइटल है फेरेक्स एंड पोरेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ब्लैंक वर्स? अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर। तो ब्लैंक वर्स क्या होता है? अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर होता है। और याद रखेंगे सेनेकन जो इफेक्ट था जिसकी वजह से इंग्लिश लिटरेचर में रिवेंज ट्रेजेडी का स्टार्ट देखने को मिलता है, और उसका बेटर एग्जांपल है गॉर्बोडक और फेरेक्स एंड पोरेक्स। तो गॉर्बोडक का ही फेरेक्स एंड पोरेक्स सेकेंड टाइटल है, और गॉर्बोडक जो है ऐसा माना जाता है इट इज द फर्स्ट वर्क आइडेंटिफाइड इन इंग्लिश लिटरेचर एज ड्रामा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिखाया गया है, कौन सा क्वेश्चन है? तो इसमें क्वेश्चन है कि ब्लैंक वर्स क्या होता है? तो ब्लैंक वर्स अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर फीचर्स ऑफ पब्लिक थिएटर ड्यूरिंग एलिजाबेथन एरा? एलिजाबेथन एरा के टाइम में जो पब्लिक थिएटर होते थे उसके फीचर्स क्या क्या होते थे? तो लेट्स सी हियर। दे रिलाइड ऑन एडमिशन चार्जेस एंड इनोवेशन ऑफ द पीरियड। तो वो रिलाइड करते थे, एडमिशन चार्जेस लेते थे जो एलिजाबेथन थिएटर हुआ करते थे, और साथ में एन इनोवेशन ऑफ द पीरियड, और उस पीरियड का वो इनोवेशन के रूप में प्रेजेंट करते थे। सेकेंड, दे वर लोकेटेड आउटसाइड द सिटी लिमिट्स ऑफ लंदन। और जो पब्लिक थिएटर होते थे एलिजाबेथन एरा में, वो कहाँ पे उनका लोकेशन होता था? मेन शहर से बाहर होता था, बट लंदन के अंदर ही वो होता था। द सीटिंग स्ट्रक्चर वाज tied with placement correlating to ticket cost। और जो सीटिंग स्ट्रक्चर होते थे वो टाइड होते थे, और जो उसमें टिकट कॉस्ट होते थे वो कोरिलेट होते थे, मींस टिकट कॉस्ट के अकॉर्डिंग प्लेसमेंट होता था सीट का। क्वेश्चन नंबर 8, which objections were raised against the public theatre in the Elizabethan period? तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि एलिजाबेथन पीरियड के जो पब्लिक थिएटर है उनसे रिलेटेड क्या क्या फीचर्स थे। अब यहाँ पे उन्हीं पब्लिक थिएटर को लेकर कुछ ऑब्जेक्शन हुआ करते थे एलिजाबेथन पीरियड में। तो वो किस तरह के ऑब्जेक्शन होते थे? लेट अस सी। दे कॉज्ड एक्सेसिव नॉइज एंड ट्रैफिक। पब्लिक थिएटर की वजह से बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता था, और जहां भी पब्लिक थिएटर हुआ करते थे वहां पे बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट होते थे, क्योंकि बहुत पब्लिक रहेंगे, वो देखेंगे, तो ऑब्वियसली भीड़ भाड़ रहेगी और नॉइज भी क्रिएट होगा। द एक्साइटेड इलिसिट सेक्सुअल डिजायर्स, यहाँ पे दे होगा। इट वाज आल्सो एक्यूजेशन दैट द एलिजाबेथन ड्रामा which were performed during at the time in the public theater were excite the sexual desires of public. They drive young people away from work, and it is also that young people do not take interest in their work and they wanted to just to enjoy in the public theater. तो ये सारे एक्यूजिशन जो है, आरोप जो है, वो एलिजाबेथन पीरियड के टाइम में पब्लिक थिएटर पे लगाए जाते थे, और इस वजह से ऑब्जेक्शन होते थे, नॉइस होता था, ट्रैफिक होता था, इलिसिट सेक्सुअल डिजायर्स को एक्साइट करते थे, और साथ में ऐसा भी कहा जाता था जो यंग पीपल है वो काम, मतलब जो अपना वर्क है वो नहीं करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच राइटर वर एक्टिव अंडर बोथ एलिजाबेथन फर्स्ट एंड जेम्स फर्स्ट? क्वेश्चन इज देयर हियर दैट कि एलिजाबेथ फर्स्ट और जेम्स फर्स्ट के समय वो कौन से राइटर्स थे जो इन दोनों पीरियड को बिलोंग करते हैं, एलिजाबेथन टाइम को भी और जेम्स फर्स्ट को भी। जेम्स फर्स्ट के टाइम को जैकोबियन पीरियड कहा जाता है। तो इन दोनों पीरियड को बिलोंग करने वाले वो कौन से ऑथर्स थे? तो लेट अस सी। विलियम शेक्सपियर, जॉन टर्न, फ्रांसिस बेकन। तो ये तीन जो राइटर्स थे, ये तीनों राइटर्स एलिजाबेथ के टाइम में भी राइटिंग का काम करते थे, और जेम्स फर्स्ट के टाइम में भी। क्वेश्चन नंबर 10, विच वर द 4 bodily humors ड्यूरिंग शेक्सपियर टाइम? बेन जॉनसन ने 4 bodily humor की बात की थी, तो वो कौन कौन सी 4 bodily humors है देख लेते हैं। कॉलर, ब्लड, प्लेग, मेलांकली। तो
कॉलर, ब्लड, प्लेग और मिलांकली जो है ये 4 बॉडीली ह्यूमर्स हुआ करते थे शेक्सपियर के टाइम में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोएट वाज मेंबर ऑफ द पावरफुल एंड कल्चरली इन्फ्लुएंशियल सिडनी फैमिली। तो कौन पोएट हैं जो सिडनी फैमिली को बिलोंग करते हैं, और सिडनी फैमिली कैसे थी, पावरफुल थी, कल्चरल थी, इनका बहुत प्रभाव था, तो वो है मैरी रॉथ। तो याद रखेंगे मैरी रॉथ बिलोंग टू सिडनी फैमिली। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज द लाइसेंसिंग सिस्टम। लाइसेंसिंग सिस्टम क्या होता था। ऑल बुक्स हैड टू बी सबमिटेड फॉर ऑफिशियल अप्रूवल बिफोर पब्लिकेशन। इन द लाइसेंसिंग सिस्टम जितने भी बुक्स वगैरह राइट किए जाते थे उनको ऑफिशियल अप्रूवल पाना होता था पब्लिकेशन से पहले। मीन्स जब तक ऑफिशियल अप्रूवल नहीं मिल जाता था उन बुक्स को, तब तक पब्लिक जो बुक है वो पब्लिश्ड नहीं होते थे। तो दिस इज लाइसेंसिंग सिस्टम। विदाउट ऑफिशियल अप्रूवल अ बुक कैन नॉट बी पब्लिश्ड एट द टाइम। Next question, which genre were promoted by poets such as Johnson, Donne and Herbert? The classical satire, the country house poem, the epigram. Question is here that कि वो कौन से जॉनर्स हैं जिनको प्रमोट किया है जॉनसन, डन और हर्बर्ट जैसे पोएट्स ने। तो ये लोग किस तरह के वर्क लिखा करते थे, जॉनसन, डन और हर्बर्ट ये लोग क्लासिकल सटायर लिखते थे, कंट्री हाउस पोएम लिखते थे, एपिग्राम लिखते थे। तो यही तीनों जो जॉनर्स है उसको प्रमोट किया है जॉनसन, डन और हर्बर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 14, विच प्लेस ऑफ शेक्सपियर बिलोंग टू जैकोबियन पीरियड। शेक्सपियर के वो कौन से प्लेस है जो जैकोबियन पीरियड में जेम्स फर्स्ट के टाइम पीरियड को बिलोंग करता है। तो दैट इज ओथेलो, द टेम्पेस्ट, एंटनी एंड क्लियोपाट्रा। जॉनसन, डन और हर्बर्ट के जो राइटिंग जॉनर्स थे वो थे द क्लासिकल सटायर, द कंट्री हाउस पोएम और एपिग्राम। शेक्सपियर के जैकोबियन पीरियड के जो प्लेस थे वो थे ओथेलो, द टेम्पेस्ट, एंटनी एंड क्लियोपाट्रा। Next question, which poems testifies to the profound doubts and uncertainties attending Donne's conversion from Catholicism to Protestantism? That is satire third. तो जॉन डन से रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि जॉन डन ने जो कन्वर्जन किया था कैथोलिक से प्रोटेस्टेंट बने थे ये, तो वो कौन सा पोएम है जो इस बात में को लेकर जो भी डाउट्स हैं और अनसर्टेनिटीज है उसको टेस्टिफाइज करता है। तो उनका वो पोएम है सटायर 3, जिससे पता चलता है कि डन का कन्वर्जन हुआ है कैथोलिक से प्रोटेस्टेंट रिलीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेजर न्यू प्रोज जर्नल एमर्ज इन द जैकोबियन एरा। जैकोबियन एरा में प्रोज का कौन सा नया जर्नल एमर्ज होता है, तो दैट इज द फेमिलियर एसे। तो याद रखेंगे जैकोबियन एरा में फेमिलियर एसे जो है वो एमर्ज होकर आता है। तो कुछ ऑथर्स हैं जो फेमिलियर एसे लिखे थे जैकोबियन एरा में। Which of the following female authors of the Jacobean era wrote a work that became the first of its kind to be published by an English woman? तो जैकोबियन एरा के फीमेल ऑथर्स से क्वेश्चन है कि वो जैकोबियन एरा के वो फीमेल ऑथर्स कौन है जिन्होंने जिनके वर्क्स अपने तरह के वो फर्स्ट काइंड के थे, यानी कि स्पेशल वर्क थे, वो अपने तरीके के पहले वर्क्स थे जो उस तरीके में पब्लिश्ड हुआ करते थे। तो दैट वो फीमेल ऑथर्स है राकेल स्पेट, एलिजाबेथ कैरी, लेडी फॉकलैंड, लेडी मैरी वर्थ। तो याद रखेंगे जैकोबियन एरा के फीमेल ऑथर्स जिनके वर्क अपने काइंड में के फर्स्ट टाइप के उस तरह के वर्क्स बने हैं, तो वो ऑथर्स है फीमेल ऑथर्स राकेल स्पेट, एलिजाबेथ कैरी, लेडी फॉकलैंड, लेडी मैरी रोथ। तो ये सारे जो फीमेल ऑथर्स हैं वो बिलोंग करते हैं जैकोबियन एरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप ऑफ रेडिकल्स गॉट देयर नेम फ्रॉम देयर पेनकार्ड फॉर रैम्बलिंग प्रोफेसी। रेडिकल ग्रुप की बात की जा रही है जो अपनी रैम्बलिंग प्रोफेसी के लिए जाने जाते थे और उन्हें उनका नाम मिला है उनके पेनकार्ड से। तो दिस इज द क्वेश्चन, वो रेडिकल ग्रुप
ग्रुप्स हैं द रेंटर्स। याद रखेंगे रेडिकल ग्रुप, जिस रेडिकल ग्रुप की बात की जा रही है जो अपनी रैमलिंग प्रोफेसी के लिए जाने जाते हैं, तो वो ग्रुप है द रेंटर्स। Question number 19. What was one of the first acts of parliament after the outbreak of hostilities in the first civil war? The abolishment of public place and sports. तो जब सिविल वॉर हुआ था तो वो पहला एक्ट जो पास हुआ था पार्लियामेंट में सिविल वॉर के स्टार्ट होने से पर, तो दैट एक्ट वाज द एबोलिशमेंट ऑफ पब्लिक प्लेस एंड स्पोर्ट्स। तो याद रखेंगे इंग्लैंड में सिविल वॉर हुआ था, फर्स्ट सिविल वॉर हुआ था। उस फर्स्ट सिविल वॉर में कुछ एक्ट वगैरह पार्लियामेंट में पास हुए थे। तो उस समय पार्लियामेंट में पास होने वाला पहला एक्ट था द एबोलिशमेंट ऑफ पब्लिक प्लेस एंड स्पोर्ट्स। तो जो पब्लिक प्लेस हुआ करते थे और स्पोर्ट्स हुआ करते थे उनको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 20. विच वर द थीम्स और सब्जेक्ट्स कॉमन इन द वर्क्स ऑफ Cavalier poets such as Thomas Carew, Sir John Denham, Edmund Walter, Sir John Suckling, James Shirley, Richard Lovelace, and Robert Herrick. तो यहाँ पे ये जो ऑथर्स है इनके वर्क में एक कॉमन थीम या सब्जेक्ट देखने को मिलता है। तो वो कॉमन थीम और सब्जेक्ट की बात की जा रही है, तो दैट इज पाइस डिवोशन टू रिलीजियस वर्चूज। तो इन सभी ऑथर के वर्क में हमें जो रिलीजियस वर्चूज है उनके तरफ इनका पाइस डिवोशन देखने को मिलता है। ऑथर को देख लेते हैं। थॉमस कैरू, सर जॉन डेनहैम, एडमंड वॉल्टर, सर जॉन सकलिंग, जेम्स शर्ले, रिचर्ड लवलेस एंड रॉबर्ट हेरिक। तो ये सारे ऑथर्स के जिस थीम या सब्जेक्ट पे वर्क लिखा करते थे, तो उनका एक कॉमन थीम है, और वो कॉमन थीम है कि ये सभी ऑथर जो हैं रिलीजियस वर्चूज की तरफ क्या करते थे, अपना डिवोशन दिखाते थे, वो भी पायस डिवोशन दिखाया करते थे रिलीजियस वर्चू की तरफ। दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइल।